मैम। साइक्लोन, गुड इवनिंग बेटा। और मैंने लिंक, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। और बेटा मैंने जो लिंक है ना नोट्स का, रिपीट करना बेटा, क्या बोल रहे हो? असाइनमेंट दे दिया? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं दिया बेटा, मैंने नहीं दिया है। वो क्लास के एंड में डिसाइड कर लेंगे किस टॉपिक पे मतलब ठीक रहेगा बनाना। ठीक है, एक बार पिछले साल का अगर क्वेश्चन पेपर देख लूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा कि वो क्वेश्चन अवॉइड कर ले और कर लेंगे डिस्कस एंड में। एक, एक तो बेटा मैंने लिंक आज तुम सबको नोट्स का लिंक डाला है और आई होप कि आज सबका ही ओपन हो रहा होगा। अगर स्क्रीन शेयर ना हुए तो क्या कर लेना, आप लोग अपने वो नोट्स ओपन कर लेना, ठीक है। और भाई जो भी स्टूडेंट ने अपना माइक ऑन कर रखा है ना, वो अपना माइक ऑफ करो, ठीक। आज हमारा टॉपिक है बेटा साइक्लोन। तो जो साइक्लोन होता है वो बच्चों ग्रीक वर्ड से आ रहा है। पहले तो सबसे पहले साइक्लोन का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा? चक्रवात होता है। और चक्रवात का आई थिंक किस चीज से जुड़ा होता है? चक्रवात जब आते हैं तो क्या होता है? चक्रवात जब आता है बच्चों तो बहुत भारी बारिश और बहुत तेज हवाएं जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। तो चक्रवात जो वर्ड है, साइक्लोन जो ये वर्ड है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से आया है। जो जिस भी स्टूडेंट का ये माइक ऑन है ना, वो अपना माइक ऑफ कर ले। कौन है ये स्टूडेंट जिसका माइक ऑन है? ये अपना माइक ऑफ करे। क्लास 1 में तो सभी का ऑफ है। जो साइक्लोन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एक्लोस से आया है। मतलब कि जब सेलर नाविक आते थे बच्चों तो उन्हें हिंद महासागर में और अरब महासागर में चक्रवात ने बच्चों तुम्हें क्या दिखाई देता है? एक विरलिंग्स, जैसे स्नेक की कोइल्स होती है ना, कुंडली मार के बैठता है जैसे स्नेक, वो दिखाई देता है। तो उस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो इसलिए इसका वर्ड, ग्रीक वर्ड का एक्लोस मतलब कोइल्स ऑफ स्नेक, वो हमें दिखाई दी। तो इसका वर्ड, ये इसका क्या नाम पड़ा बच्चों? साइक्लोन। क्योंकि जब हम इसका सैटेलाइट से इमेज देखते हैं तो इसमें भंवर की तरह दिखाई देता है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? साइक्लोन नाम दे दिया। अब भाई साइक्लोन जो है उसको जानने से पहले थोड़ी सी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो हम उस पर ही बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानने से पहले, कि ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में बनता है। हमने एटमॉस्फेयर को बच्चों मोटी मोटी 4 लेयर में डिवाइड कर रखा है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई बच्चों जमीन के तल से लेकर और हम 16 से 18 किलोमीटर तक मानते हैं। और जितनी भी आपकी मौसम संबंधी एक्टिविटी होती हैं वो सभी बच्चों ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है, ठीक है। तो जो आपका साइक्लोन जनरेट होगा वो आपकी वायुमंडल की कौन सी लेयर में जनरेट होगा बच्चों? ट्रोपोस्फियर के अंदर ही जनरेट होगा। अब कह रहा है कि जो आपका साइक्लोन बनता है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? वो महासागर के तापमान से जुड़ा हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जुड़ा हुआ है। तो हम सबको पता है कि देखो, जब भी कोई हवा है वो जब गर्म होती है तो गर्म होती है तो ऊपर उठेगी, ठीक है। और जब वो ऊपर उठ रही है तो बच्चों क्या बन जाएगा? वहां पर लो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र बन जाएगा। और हवा का जो बहाव होता है वो हमेशा बच्चों कहाँ पर होता है? हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ होता है।
तो हम अब पढ़ेंगे सबसे पहले बात बच्चों एयर मूवमेंट। तो बात ये आती है बेटा कि हमारी धरती पे एयर का मूवमेंट होता क्यों है, ठीक है? कोई बच्चा बता सकता है भाई क्यों ये ऐसे? तुमने कभी ट्रेड विंड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का नाम सुना हो किसी बच्चे ने, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्यों होता है हमारी अर्थ पे ये बेल्ट क्यों बनती हैं, या कौन सा ऐसा एनर्जी है, फोर्स है जो हमारी धरती पे मतलब हवाएं बहती हैं, या ओशन करंट जो होते हैं वो भी बच्चों उसी वजह से होते हैं। कोई बच्चा बच्चा मुझे बता सकता है या ग्रेविटेशनल नहीं? मैडम, ग्रेविटी। नहीं, ग्रेविटेशन का नहीं आएगा बेटा, ग्रेविटेशन नहीं आएगा। टेम्परेचर और प्रेशर में ये चेंज जो आने आपका देते हैं। आएगा ना, हमारी जो, हाँ बेटा, जो हमारी सन, क्या कहते हैं, सन जो है हमारी अर्थ को अनइवन हीट करता है, ठीक है? भाई कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर जैसे इक्वेटर का क्षेत्र है, वहां पर तो हर समय ही बच्चों सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं, ठीक है? और ध्रुवों के एरिया में जैसे तुमने सुना ही होगा कि 6-6 महीने तक, वो सच बात है बिल्कुल, पोल पे बच्चों 6 महीने तक आपको नहीं दिखाई देता है, सन नहीं दिखाई देता है। तो जो अनइवन हीटिंग है हमारी अर्थ की, उसकी वजह से ही बच्चों आपकी ये जो विंड बेल्ट बनती हैं वो बनती हैं, और जो ओशियन करंट है, पानी भी तो बेटा बह रहा होता है ना, तो वो ओशियन करंट भी उसकी वजह से ही आपका होता है। तो अब हम कह रहे हैं बेटा, हमने अर्थ को ना ऐसे 3 जोन में डिवाइड कर रखा है, ये तो बच्चों को पता ही होगा। जैसे जीरो पे तो हम भूमध्य रेखा मानते हैं, इक्वेटर, और उसके बाद बच्चों हम ये मानते हैं कि 0 से 30 जो है वो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है? 30 से 60 हम टेम्परेट मानते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या मान रहे होते हैं, उसके बाद बच्चों हम पोलर एरिया की तरफ चले जाते हैं। तो देखो, हमने अर्थ को बच्चों हम कह रहे हैं कि जो इक्वेटर का एरिया है ना, यहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही होती हैं, तो यहाँ से बच्चों आपकी एयर जो है गर्म हुई, गर्म होके क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और वो ऊपर की तरफ कहाँ पर जा रही है, मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड पे वो जा रही है। और वहां पर अब क्या बन गया बेटा, हाई प्रेशर बेल्ट बन गई। क्लास 3 में और एक बार मैं ये वाली पिक्चर शेयर कर दूं, ये तुम्हारे बच्चों साइक्लोन में तुम्हें बना के नहीं आनी है कोई बच्चा, ये मैं तुम्हें पहले के बेसिक समझा रही हूँ, इसके समझे बिना बच्चों तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि भाई कैसे ट्रॉपिकल एरिया में ही ज्यादा साइक्लोन आते हैं, कि ये बेसिक क्वेश्चन है जो आई थिंक हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जिसने साइक्लोन पढ़ लेगा। तो मैं तुम्हें इसलिए ये एक हम समझ के चलते हैं कि भाई मैथ ऑनर्स अलग अलग उसके बच्चे कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हो और ये चीज पढ़ी हो। तो बेटा देखो, हमने कहा कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर तुम्हें दिख रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास बच्चों यहाँ पर पूरे क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ी, हवा गर्म हुई, और वो क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल, मतलब 30 डिग्री के आसपास यहाँ चली गई है, ठीक है? और हम सबको पता है कि हवाएं कहाँ बहती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, किसी बच्चे ने कभी सुना हो, हाई से लो। तो अब दोनों ही तरफा, भूमध्य रेखा के दोनों ही तरफा बेटा, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर आपकी हाई प्रेशर बेल्ट हो गई है, और यहाँ से हाई से लो की तरफ बच्चों हवाएं बह रही होती हैं। ये जो आपकी, जिनको हम मैडम ट्रेड विंड पीडीएफ भी नहीं दिख बोलते रही। हैं बेटा, पीडीएफ ये तो मुझे तुम्हें ना एक अलग से टॉपिक दिखाना था, मैंने पीडीएफ में नहीं डाल रखा, पीडीएफ तो मैं अब तुम्हें दोबारा से शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे ओके। लग रहा था कि बहुत बहुत सारे बच्चों को नहीं इस चीज का पता होगा कि हमने ऐसे ना अर्थ को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट में डिवाइड किया होता है बेटा। तो मुझे ओके लगा मैडम। कि जरूरी नहीं अगर एक बच्चे ने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो ये वाली चीज मुझे बताने के लिए मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या हुआ बेटा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहे हैं, जो 0 से 30-35 डिग्री लैटिट्यूड में आ रहे हैं, उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोल रहे हैं। तो वहीं पर सबसे ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बेटा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, मतलब कि 30 डिग्री से जीरो की तरफ बच्चों आपकी क्या होती है, हवाएं पहले ही बह रही होती हैं, जो एक उसकी प्रे रिक्वेस्ट है, वो आप आगे पढ़ोगे, जो उसकी पहले एक रिक्वायरमेंट है बच्चों, ठीक है? तो
मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ आ गया है कि जब मैं ट्रॉपिकल की बात कर रही हूँ तो वहां पर ऐसे सन की एनर्जी डिफरेंस की वजह से हवाएं बह रही हैं, ठीक है। अब हम मेन कंटेंट पे आते हैं बच्चों। अब आप अपने वो खोल सकते हो, जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट बच्चों, ये मैंने तुम्हें एक बार बताना था ट्रॉपिकल एरिया के लिए। अब तुम अपने नोट्स खोल सकते हो जो तुम्हारे नोट्स में चल रहा होगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तुम्हें नोट्स भी दिख जाएंगे, वही शेयर कर देती हूँ मैं। अब बच्चों सबसे पहले उन्होंने कहा बच्चों एयर एयर मूवमेंट, तो एयर मूवमेंट में वो यही कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है अनइवन हीट कर रही है, हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और वो लेस डेंस हो जाएगी। तो जैसे हॉट एयर ऊपर जाती जाएगी उसकी जगह बेटा जैसे ठंडी हवा आती रहती है। और इस तरीके से बच्चों आपका एक इन्होंने आपको हाई प्रेशर सिस्टम और एक लो प्रेशर सिस्टम दिखाया है। इन्होंने कहा है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वहां पर एयर क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जो हाई प्रेशर सिस्टम है वहां पर एयर नीचे की तरफ आ रही है और डाइवर्जेंट हो रही है। मैं से कह रही हूँ लो प्रेशर जो है वहां पर एयर कन्वर्जेंट हो रही है, आपस में मॉलिक्यूल मिल नहीं रहे हैं पर कन्वर्जेंट हो रही है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि एक तो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए वहां पर, उसके साथ साथ एक कोरियोलिस फोर्स भी होता है। कोरियोलिस फोर्स बच्चों क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। जैसे किसी बच्चे ने ये लाइन सुनी हो, भाई जो हमारा एरोप्लेन है वो सीधे थोड़ी ना फ्लाई कर रहे होते हैं, वे कर्व पाथ लेते हैं। या बच्चों जैसे आपने गन शूट की तो जो आपकी पिस्टल मतलब गन है बच्चों, वो हमेशा क्या लेती है, कर्व पाथ लेती है ना। ये हर एक बच्चे ने सुना होगा। वो जो है आप अर्थ की रोटेशन की वजह से है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों को दो चीजें पता होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से वो फोर्स बच्चों जिसकी वजह से कोई भी जो मूविंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो मैंने अभी तक तुम्हें सिर्फ दो ही चीज बताई हैं और ये दोनों ही चीजें रिक्वायरमेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। एक तो मैंने कहा कि आपका एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें आपका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा कि कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं। थंडरस्टॉर्म बच्चों, थंडरस्टॉर्म जो है वो उसका मतलब है कि आपकी जो हाई टावरिंग क्लाउड होते हैं, कभी तुमने बरसात में आसमान की तरफ देखा हो तो ठीक है, तो जो टावरिंग क्लाउड होते हैं उनसे जुड़ा होता है थंडरस्टॉर्म बच्चों। थंडरस्टॉर्म ही आगे चल के आपका क्या बन जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है। तो कैसे बच्चों, वो उसकी बात बता रहा है कि सबसे पहले आपके आपका जो ओशियन है, ठीक है, वो हवा कैसी है, नमी वाली है, उसके अंदर मॉइस्चर है। तो वो जो नमी वाली हवा है और ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, तो एक हाइट के बाद वो क्या हो जाएगी, ठंडी, उसके अंदर जो जो पानी, जो गैसियस मॉलिक्यूल है पानी के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो और भी ऊपर जाती जाएगी आपकी, और ये एक मैच्योर फॉर्म ले लेगी। मैच्योर फॉर्म का मतलब बच्चों कि ऐसे आपको जो क्यूमुलोनिम्बस, इनको ऐसे क्लाउड का नाम दे रखा है भी, जिसकी कम हाइट है क्यूमुलस क्लाउड, जिसकी ज्यादा हाइट है क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं। कि इस तरीके से बच्चों आपकी हवा ऊपर ऊपर जाती जाएगी और एक टावरिंग क्लाउड जो है वो आपके बन जाएंगे। और उसके बाद बच्चों आपकी डिसिपेशन होती है, मतलब कि आपका हवा से जो कनेक्ट होता है सरफेस से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना होता है, और ये आपका डिसिपेशन मतलब उसके बाद आपकी
बरसात आएगी और ये एनुअल स्टेज बन जाती। यही जो चीजें हैं कि भाई आपकी लो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र बना और फिर आपकी हीट ऑफ कंडेंसेशन से अगेन हवा ऊपर की तरफ चलती ही रही, ये थंडरस्टॉर्म में रिस्पॉन्सिबल है और यही चीजें बच्चों आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन में बन रही होती है। अब किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए बेटा कुछ 4-5 रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो पहले हम उन ये जो मैंने अभी तुम्हें जितना भी पढ़ाया ना, ये बेसिक चीज है। ये मतलब मेरे को ये मान के चल रही हूँ कि बच्चों को नहीं पता, वरना ऐसे तुम्हें पेपर आएगा तो उसमें ये तुम्हें ऐसे नहीं मतलब जरूरत नहीं है इसको, ये मेरे को समझाने के लिए तुम्हें बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए, वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, कि आपका जो महासागर की सतह का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो कितना हो, कम से कम बच्चों आपका 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान आपका बन जाए। और वो जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ मीटर तक ही, कम से कम भी बच्चों आपका कितनी किलोमीटर तक वो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 60 से 70 मीटर तक वो तापमान आपका 27 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा, तो ही आपका जो एक एयर की कनेक्टिविटी बन रही है कि आपकी पानी गर्म हो गया और फिर आसपास की एयर भी वहां की गर्म हो गई है, और जैसे ही वो एयर गर्म हो रही है ऊपर की तरफ असेंड करती जा रही है, चढ़ती जा रही है, और उसमें नमी भी है। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, कि इनकी सतह का तापमान 27 हुआ, 27 का तापमान हुआ तो आसपास की एयर भी गर्म हुई, और भाई गर्म। और ये बात भी बच्चों में तुम्हें बताना चाहती हूँ, शायद मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बोली है, कि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ड्राई एयर जो है वो हल्की होगी और जो वेट एयर है, मतलब जिसके अंदर ह्यूमिड एयर है, जिसके अंदर पानी का कंटेंट है, वो भारी होगी। नहीं बच्चों, जो 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 वेट एयर होती है, जो ह्यूमिड एयर है, वो हल्की होती है, क्योंकि ड्राई एयर में नाइट्रोजन है। और अगर तुम बहुत डिटेल में कोई भी बच्चा ऐसे गूगल कर सकता है, तो नमी वाली एयर हल्की होती है। और वैसे भी अब तो गर्म है, गर्म एयर, भाई हॉट एयर बलून में भी तो ऐसा ही होता है। हॉट एयर बलून ऐसे ही तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं कि जो गर्म हवा है वो ठंडी को हटाती रहती है और ऊपर की तरफ असेंड होती जाएगी, जब तक कि उसके जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर हॉट एयर बलून जितना ही ना हो जाए, वहां तक ही हॉट एयर बलून चढ़ेगा। तो सेम बात यहाँ पे चल रही है बेटा, कि आपकी जो सन की वजह से पानी गर्म हुआ, आसपास की एयर भी गर्म है, उसके अंदर नमी भी आ गई है, पानी के कण भी वही वाष्पीकरण हो रहा है, और वो जो मोइस्ट गर्म एयर है ऊपर चढ़ती जाएगी। तो पहली रिक्वायरमेंट हर एक बच्चे को समझ आ गई। और ऐसा नहीं कि पानी कुछ ही मीटर तक गर्म हो, 60 से 70 मीटर तक वो गर्म बच्चों होना चाहिए। फिर वो कह रहा है बेटा स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कोरियोलिस फोर्स की है। अब वही कोरियोलिस फोर्स जो है वो अर्थ की घूमने की वजह से होता है, घूर्णन जो रोटेशन है उसकी वजह से होता है। तो सबसे ज्यादा होगा, कोई भी बच्चा बताए। अगर मैं कह रही हूँ कोरियोलिस फोर्स अर्थ के घूमने की वजह से है, तो तुम बताओ बेटा, कोई भी एक बार हल्का सा दिमाग लगा के सर कि सबसे ज्यादा वो कहाँ पर होगा, पोल पे होगा या इक्वेटर पे होगा? कोरियोलिस फोर्स बच्चों सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका पोल पे होता है, और सबसे कम जो होता है वो इक्वेटर पे होता है। मतलब कि अगर इक्वेटर पे हम ऐसे कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, वो मतलब ये था कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ कभी नहीं आते, क्योंकि बच्चों कोरियोलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है आपकी विंड को ब्लो करने के लिए, बहने के लिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कोरियोलिस फोर्स। मतलब कोई बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि बिल्कुल भूमध्य रेखा पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल नाम इसीलिए दिया ना बेटा कि भूमध्य से 30 डिग्री, भूमध्य से 30-35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में वो चल रहे हैं, तो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर वो नहीं होंगे। फिर वो कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम तो पोल पे है, पर पोलर एरिया में भी बेटा साइक्लोन नहीं होते उतने ज्यादा।
होता ही नहीं वैसे पोलर एरिया में, क्योंकि वहां पर क्यों नहीं होगा? अब ये तो बिल्कुल ही आसान सी बात है, बताओ। क्योंकि पहली जो आपकी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, वहां पर क्या नहीं है, मॉइस्ट वार्म एयर नहीं, वहां पर टेम्परेचर 27 जा ही नहीं पाता। ठीक है बच्चों, तो दूसरी रिक्वायरमेंट आई थिंक हर एक बच्चे को समझ आ गई कि स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स, और ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी बन रही हैं आपकी, कि 5 से 30 के लैटिट्यूड पे बहुत अच्छे से बन रही है। फिर कह रहा है अपर लेवल एयर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है बेटा? डाइवर्जेंस का मतलब होता है मतलब कि फैलना। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना। कि जब एयर ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, ठीक है भाई, आपकी वार्म एयर है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर वो ऊपर की तरफ डाइवर्ज होगी तभी तो वो एक क्या बनाएगी, वो एक कंटिन्यूअस फ्लो आपका प्रेशर ग्रेडियंट का बनता रहेगा, कि ऊपर से जो है आपकी एयर डाइवर्ज हो रही है तो आपके ओशन से ऐसे एयर का एक कंटिन्यूअस क्या बन जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट आपका बन जाएगा। फिर कह रहा है मिनिमल वर्टिकल विंड शेयर। इस चीज का मतलब है बेटा कि जो एल्टीट्यूड के हिसाब से विंड जो चल रही है उसमें डिफरेंस कम से कम हो। भाई ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि 0 से 18 भूमि ओशन के सरफेस के तल से 18 किलोमीटर की हाइट तक ही आप ट्रोपोस्फियर मान रहे हो, कि भाई 5 किलोमीटर की हाइट पे तो आपकी हवा 10 की चल रही है, पर 15 पे आपकी क्या कहते हैं 25 की चल रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा तो भी बच्चों आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। और फिर कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ मिल्ड ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस। जो हम थंडरस्ट्रॉम की बात कर रहे थे भी, ऐसे पहले थंडरस्ट्रॉम बन रहा है, आप जो एयर राइज हो रही है, तो वो जो थंडरस्ट्रॉम है वही आगे चल के बच्चों अगर उनको कंडीशन फेवर में रहती है तो क्या बन जाते हैं? वो माइल्ड डिस्टरबेंस ही क्या बन जाती हैं? वो माइल्ड डिस्टरबेंस ही आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई थिंक हर एक बच्चे को ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उन्होंने तुम्हारे सिलेबस में जो डाला है कि हमें साइक्लोन बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हम कह रहे हैं कि आपका ओशन के सरफेस का टेम्परेचर 27 हो, और यही लाइन आपकी आती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उससे बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। तो वो इसीलिए बेटा फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब 27 होना बहुत आम मतलब गर्मी के सीजन में होता चला जाएगा। और इंटेंसिटी भाई जितना ज्यादा वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट बनता जाएगा उतना ही ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग क्लाउड बनते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग क्लाउड का मतलब क्या? आपके कुलुमस क्लाउड टावरिंग क्लाउड बनते जाएंगे, उतनी ज्यादा उनमें भाई डिवास्टेटिंग पावर होगी, उतनी हैवी रेन आपकी चल रही होगी। ठीक है, अब बेटा जो साइक्लोन जो आपकी है ना, ये कह रहा है कि साइक्लोन जो नाम है वो हर एक जगह अलग अलग आता है। ये जो मैंने पहले तुम्हें कहना छोड़ दिया कि इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है बच्चों। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वर्ड है वो तो हमारे इसमें इंडियन ओशियन में ही नाम लिया जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नाम चल रहा है, जो हरिकेन वर्ड है बच्चों, हरिकेन वर्ड चलता है, ये कोलंबस ने हरिकेन वर्ड कॉइंड किया था, खोजा था। तो बेटा नॉर्थ अमेरिका में जो चल रहा होगा उसका नाम क्या है? हरिकेन है। और टाइफून जो वर्ड है बच्चों, चाइना के कोस्ट पे, उस पे हम क्या कहते हैं? टाइफून। अब ना चीज एक ही है बच्चों, पर नाम उनके अलग अलग डाल रखे हैं। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है साइक्लोन हरिकेन टाइफून एक ही चीज है भाई, चक्रवाती है। पर एरिया के हिसाब से कि चाइना उस वेस्टर्न पैसिफिक पे जितनी भी कंट्री लग रही हैं वो सब उसको टाइफून नाम दे रही हैं, अमेरिका उसको हरिकेन बोल रहा है, और हम उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको नाम दे रहे हैं। अब इसमें बेटा एक स्पीड भी आती है कि जैसे कि भारत जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंसीडर कर रहा है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन उसको कहते हैं जब हवा की स्पीड 61 किलोमीटर है। स्ट्रॉम उसको बोल रहे हैं जब 63 है, और 119 से ज्यादा की जब स्पीड है तो उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? उसको हम हरिकेन मान के चल रहे हैं। और भारत मतलब कि 61 तक जो है भारत का ये
देखो इन्होंने क्या बोला है, एक नाम आता है सीवियर साइक्लोन, ठीक है। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 63 है, तो उसको सीवियर साइक्लोन कह रहा है। और बच्चों 119 है, तो सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम विद कोर ऑफ हरिकेन विंड। हमने ऐसे ट्रॉपिकल स्ट्रॉम और ट्रॉपिकल नाम नहीं दिए हैं जो इन्होंने पहले जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, मतलब कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन और ट्रॉपिकल स्ट्रॉम। हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कह रहे हैं, पर नाम उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया है बच्चों, हमने उसको कह दिया है सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम, ठीक है। और 119 का अगर है जिसको हम हरिकेन एक कहा जा रहा है, उसको सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम कोर ऑफ हरिकेन विंड, ठीक है। ये इन्होंने नाम दिए। ये तो बस तुम मतलब हरिकेन अगर वर्ड आ रहा है सबसे ज्यादा भाई 119 से ऊपर चल रहा है, तो ही हम उसको इंडिया में उसको हम सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन और जगह हरिकेन भी नाम चल रहे हैं। अब बच्चों उसके बाद एक लाइन आती है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखता है तो ये बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ। हर एक महासागर के पश्चिम तट पे ही बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट होंगे, ठीक है। ये मतलब तुम याद रखना चाहो इसको ऐसे एक जनरल नॉलेज के लिए, तो उसको आप मान सकते हो। और देखो बेटा प्रशांत महासागर का तो पश्चिम तट और जितने ही महासागर उनका तो हर एक बच्चे को बहुत क्लियर से पता होगा पूर्वी तट कौन सा और पश्चिमी तट कौन सा है, ठीक है। पर प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट कौन सा माना जाता है, वो उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया वो जो हिस्सा लगता है वो प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट जो है वो माना जाएगा। तो उधर साइक्लोन आएंगे। ऐसे अटलांटिक का तो हर किसी को पता है पश्चिमी तट कौन सा होगा, जो अमेरिका को लगता है। अब भारत की मैं बात करूं तो ऐसे कहते हैं कि भारत में ना मानसून सीजन में साइक्लोन नहीं आते बच्चों। भारत में मानसून सीजन में साइक्लोन क्यों नहीं आते, क्योंकि मानसून का जब टाइम है उस टाइम पे हवाएं चल रही हैं, तो वो जो मिनिमम विंड शेयर की बात है ना, कि भाई जो वर्टिकल ऊंचाई के हिसाब से विंड वेलोसिटी में डिफरेंस ना हो, तो वो वाली जो रिक्वेस्ट है बच्चों वो फुलफिल नहीं हो पाती, और इसलिए मानसून के टाइम पे भारत में चक्रवात आने की संभावना कम होती है, ठीक है। एक ये भारत की केस में की ये लाइन आती है। अब बेटा जो तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है स्ट्रक्चर, तो अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो साइक्लोन का स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर तुम पेपर में बना के आओ तो बेशक अगर तुम 4 पार्ट भी बना के आओगे, आई ऑफ साइक्लोन, आई वाल, स्पाइरल बैंड और एनुलर जोन, इतना भी चल जाएगा। जरूरी नहीं कि तुम आगे कन्वेक्टिव बैंड और ट्रेंड विंड क्यूमुलस बना के लेके आओ, ये थोड़ा डिटेल में बता रखा है इस नोट्स में मैंने। तो अगर तुम 4 तक भी बनाया होगे तो ठीक है। देखो सबसे पहले हमने एरियल फोटो दिखा रखा है बच्चों साइक्लोन का। अब जो साइक्लोन जो वर्ड है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं उनमें जो हवा की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और सेंटर में क्या है, लो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र है। तो जो जो बिल्कुल साइक्लोन के मध्य का क्षेत्र है, जो बिल्कुल क्लियर स्काई है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर अब किसी बच्चे को ध्यान हो, इस में हम क्या कह रहे थे कि जो लो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र होता है उसमें एयर कन्वर्ज होती हैं। देखो एयर कन्वर्ज हो रही हैं, पर वो एयर के मॉलिक्यूल आपस में कहीं मिल नहीं रहे हैं। इसलिए बच्चों आई का जो सेंटर है, साइक्लोन के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों अपोजिट होते हैं, तुम्हारे में सिर्फ साइक्लोन ही है तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साइक्लोन में जो आई है वो हर एक बच्चा याद रखेगा, वो उसकी आई लो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र है और बिल्कुल क्लियर स्काई वहां पर होती है, ठीक है। तुम्हें साइक्लोन की जो आई होगी उसमें कोई भी तुम्हें बरसात नहीं, जब आई गुजर रही होगी साइक्लोन की हमारे ऊपर से, तो उस टाइम पे कोई बरसात नहीं होगी। मान लो कि हम नए आदमी हैं और हम तो तटीय क्षेत्र में है नहीं बेटा, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमें जाना पड़ जाए, तो ऐसा आएगा पहले बरसात आ रही है जब उसकी आई गुजरेगी, क्योंकि वो क्लियर स्काई है, वहां पर कोई टावरिंग क्लाउड नहीं है, कोई बरसात के बादल नहीं है, क्लियर स्काई होती है बिल्कुल, ठीक है। तो जो ये आई है ये 20 से 50 किलोमीटर डायमीटर की होती है। तो जब ये गुजरेगी बेटा उस टाइम पे मुझे कोई बरसात और कोई हवा भी नहीं फील होगी, तो मैं ये ना समझू कि साइक्लोन तो गुजर गया ना भाई, इसकी आई गुजर रही है, इसके बाद फिर से टावरिंग क्लाउड है। ये लाइन मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल
समझाना चाह रही हूँ। तो जो साइक्लोन है उसकी आई बेटा क्या है, क्लियर स्काई है, और उस जब आई जहां से भी गुजरेगी वहां पर बरसात नहीं होगी। डिपेंड कर रही है कितना बड़ा साइक्लोन है, ठीक है, उसके हिसाब से 20 से 50 है, और विंड भी बहुत कम होगी, ये इन्होंने लिख रखा है। ओके, आगे बेटा आई वॉल, ये जो आपको दिख रहा है जहां पर टावरिंग क्लाउड होते हैं, मतलब जो आपको जो ये बरसात करते हैं ये बादल, उनको हम टावरिंग क्लाउड बोल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आई वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये 10 से 20 किलोमीटर के होते हैं। देखो अब इस डायग्राम में तुम सब बच्चों को ये डायग्राम दिख रहा है अब जो मैं दिखा रही हूँ? नहीं दिख रहा तो अपने नोट्स खोल लेना। दिख रहा है किसी को ये जो मैं दिखा रही हूँ तुम्हारा, या नहीं दिख रहा है? किसी किसी क्लास में हो रहा है क्या सीन? ओके, धन्यवाद बच्चों, मेरे को लगा कभी ना ही हो। अगर नहीं दिख रहा तो तुम अपने नोट्स भी खोल सकते हो बेटा। तो देखो जो ये तुम्हारा आई वॉल के साथ फोटो है, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो आपके देखो ये जो हिस्सा है ब्लू कलर कर रखा है, ये आपकी क्या है बेटा, आई वॉल है, ये टावरिंग क्लाउड है। ठीक है, और टावरिंग क्लाउड हम पहले कह रहे हैं कि देखो एयर यहाँ पे क्या हो रही है, असेंड हो रही है, लो आपकी एयर हवा गर्म हुई और इस तरीके से असेंड हुई, और ऊपर से हमने कहा ना कि ऊपर एक डाइवर्जेंट होना चाहिए। देखो ये ऊपर से एयर क्या हो रही है, नीचे की तरफ जो तुम्हें एरो दिख रहे हैं, मतलब ये डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है। जो मैंने कहा ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, भाई हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, और जब वहां पर उसको भाई एक समान टेम्परेचर इतने लेवल पे जब वायुमंडल में पहुंच गई तो वहां पर वो डिसेंड होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आई वॉल है, ये टावरिंग क्लाउड है बच्चों। फिर आता है बच्चों स्पाइरल बैंड। ठीक है, तो स्पाइरल बैंड जो है उनको हम रेन बैंड या फीडर बैंड भी कह रहे हैं, और इनकी वजह से ही हमें क्या दिखाई देता है, साइक्लोन स्पाइरल इन द शेप दिखाई दे रहा है गैलेक्सी में जब हम जा रहे हैं, और 50 से 80 किलोमीटर के ये हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप आई से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे स्पाइरल बैंड बच्चों इनकी थिक जो चौड़ाई है कम होती चली जाएगी। अब देखो इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये आई है सेंटर में, और फिर बच्चों ये आई वॉल ऐसे बना रखी है, ये ब्लू कलर में जो तुम्हें दिख रहा है, और ये स्पाइरल बैंड कुलुम्बोनिमस क्लाउड के दिखा रखे हैं। ऊपर जो आपकी एयर है वो क्या हो रही है बेटा, वो डाइवर्जेंट हो रही है, ऊपर से एयर डाइवर्जेंट हो रही है, नीचे से एयर ऊपर चढ़ रही है। आई बात समझ में? तो इसीलिए बच्चों कंटिन्यूअस फ्लो एयर का बनता रहता है। फिर है बच्चों आपका एनुलर जोन। एनुलर जोन कहाँ पर, जहां पर जहां पर हवा नीचे उतर रही है उस जोन को हमने क्या बोल दिया। देखो अगर तुम्हें सबसे नीचे वाला जो डायग्राम दिखेगा उसमें ये एनुलर जोन उन्होंने बता रखे हैं, जहां पर एयर नीचे उतर रही है, सिंक हो रही है, उस एयर को आपने क्या कहा, एनुलर जोन। तो मैं इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चा सिर्फ ये 4 चीजें ही आई वॉल, स्पाइरल बैंड और एनुलर जोन ये बना के आ रहा है तो उतना डायग्राम वैसे सफिशिएंट है। बस ये थोड़ा और ज्यादा डिटेल में है कि आउटर कन्वेक्टिव बैंड बेटा जहां पर ये आपकी एयर सिंक हो गई, इसके बाहरी किनारों पर आउटर कन्वेक्टिव बैंड होता है, क्योंकि अब यहाँ पर एयर भाई जहां पर अब एयर इकट्ठा हो रही है तो अगेन अब हाई प्रेशर बन गया, अगेन आगे की तरफ लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी, तो इसलिए ये क्या बन गया, आउटर कन्वेक्टिव बैंड। तुम्हें जरूरी नहीं है बना के आना। और फिर आता है ट्रेड विंड क्यूमुलस। क्यूमुलस इज ए टाइप ऑफ क्लाउड, कि यहाँ पर बच्चों ऐसे क्यूमुलस क्लाउड बिल्कुल बाहरी फ्रिंज पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका साइक्लोन का स्ट्रक्चर। एज आई होप बच्चों को समझ आया होगा कि सबसे पहले आपको ऐसे ये स्पाइरल वाला बना सकते हो जो हमें दिखाई देता है, और उसके बाद तुम इसका डिटेल डायग्राम कौन सा भी बनाया ना, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे, जो भी तुम्हें सही लगे तुम्हें बनाने में वो आप बना सकते हो। 5 उसके रिक्वायरमेंट हैं। सी सरफेस पे वो मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, अपर एयर डाइवर्जेंस होनी चाहिए, ऊपर की एयर जब बाहर की तरफ जा रही है, फैल, डाइवर्जेंस का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे फैलना, जो मैंने तुम्हें पहला डायग्राम दिखाया था, डाइवर्जेंस हो रही है तभी नीचे से आपका बैंड बन पाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट आपका बन पाएगा, मतलब समुंदर से हवा चढ़ती रहेगी क्योंकि ऊपर की जो हवा है वो फैलती जा रही है। ठीक है, तीसरी, चौथा मिनिमम विंड शेयर, वर्टिकल विंड शेयर वर्ड लिखना है, वर्टिकल क्योंकि हम हाइट के हिसाब से कह रहे हैं। और फिर बच्चों आपका कि सबसे एंड की रिक्वायरमेंट
कि आपकी कोई ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस होनी चाहिए, ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस होगी वही आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट होगी। अब बात आती है भी साइक्लोन जो है वो नुकसान किस तरीके से पहुंचाएगा। तो नुकसान किस तरीके से पहुंचाएगा भाई, उसके अंदर क्या है, टावरिंग क्लाउड है और तेज आपकी बहती हुई हवा है, ठीक है। तो स्ट्रॉम सर्ज मतलब तूफान आ रहा है, बहुत तेज आपकी बरसात आ रही है, तो वो आप क्या कर सकती है, बरसात आएगी तो बाढ़ ला सकती है, और तूफान है तो बेटा जो भी उसके रास्ते में आएगा उस सब को हटा देगा अपने रास्ते से, कि 200 किलोमीटर तक भी जा सकती है। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हरिकेन या भारत में जो नाम आ रहा है सीवियर साइक्लोन विद आई, भाई उसमें जो है 161 से जो ऊपर है उसको ही हम नाम दे रहे हैं, तो 200 तक की भी जा सकती है। तो आप समझ ही सकते हो जो कुछ भी उसके आएगा एरिया में उस सब को वो खत्म करता चला जाएगा, उड़ाता ही चला जाएगा, ठीक है। और इन्होंने लिखा है बेटा कि रेनफॉल जो है वो कई दिनों तक चल सकता है, और क्या कहते हैं स्ट्रॉम सर्ज जो है 5 से 10 मीटर हाई, मतलब इतनी तूफान जो है 10 मीटर की हाई तक 200 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। बहुत आसान चीज है, मतलब अनकॉमन नहीं है। फिर कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैनेजमेंट वही जो हमने पढ़ा है मिटिगेशन स्ट्रेटजी में, स्ट्रक्चरल और नो स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में बच्चों की हम अपनी बिल्डिंग ऐसी बनाएं कि जो साइक्लोन रेजिस्टेंट हो। हम भाई अगर मान लो हम सी एरिया में बात कर रहे हैं, वहां पर साइक्लोन आया तो जब बरसात हुई तो सी लेवल राइज हुआ कोस्टल एरिया में, तो आप एम्बैकमेंट बना दो, उसकी बात कह रहा है बच्चों, ठीक है। और कैनाल सिस्टम, ड्रेन सिस्टम, बरसात आए तो भाई पानी चला जाए, खड़ा ना रहे, फ्लड की सिचुएशन ना आए। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में क्या कह रहे हैं बेटा कि साइक्लोन की वार्निंग होनी चाहिए। ये आज के टाइम में भारत में बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों हम सैटेलाइट से, जो वेदर सैटेलाइट हैं उनसे हम आज के टाइम पे जब आपकी ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस बन रही है और जब वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो रही है, उसी टाइम पे ही हम रिमोट सेंसिंग से पता कर लेते हैं, सैटेलाइट से पता चल जाता है इमेजेस से, और हम उसकी डायरेक्शन भी कर लेते हैं। तुमने देखा है कि उड़ीसा के तट पे अब जो जितने भी ऑलमोस्ट आए हैं, भारत सरकार ने पहले ही वार्निंग दे रखी थी, और जो भी बच्चा अखबार पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को इवेकेट कर दिया गया था और बहुत कम जान का नुकसान भारत को मिला है। इस साल भी 2 बड़े चक्रवात आए थे, पश्चिम बंगाल में आया था, एक उड़ीसा के तट पे भी स्ट्राइक किया था, ठीक है। और तो ये बात जो देखो, ये जो लाइन है ना कि वेस्टर्न पश्चिमी तटों पे ही साइक्लोन हिट करते हैं, तो हिंद महासागर का बेटा अब तुम देख लो कि जो साइक्लोन हिट कर रहे हैं वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उस तट पर आपके हिट कर रहे हैं, ना कि आपका जो आपका इस तरफ का तट है जिसपे महाराष्ट्र लग रहा है, कर्नाटका लग रहा है, तुमने उधर के ही पश्चिम बंगाल उधर ही सुना है ना साइक्लोन। तो वो ये एक ज्योग्राफी के बच्चों के लिए आता है बेटा कि पश्चिमी तट जो होते हैं वो तुम्हारी मर्जी है, तुम बस इतना ही लाइन याद रख लो, आगे डिटेल में तुम अब इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज तो बेटा मैं इतना ही पढ़ाना चाह रही हूँ। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो तुम, या अगला टॉपिक कुछ करवा दूं क्या इनको जल्दी जल्दी। ये इतना ही है बच्चों साइक्लोन में, ठीक है। तुम्हारा इतना इसमें अगर मिटिगेशन स्ट्रेटजी आएगी तो हर एक बच्चों, देखो मैंने अभी इसमें डिटेल में नहीं बना रखा है तुम, पर तुम स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जो तुमने फ्लड में पढ़े हैं वही रिलेटेड इसमें है, कि लोगों को अवेयर किया जाए वहां से, भाई उनकी जो हैबिट है। वैसे तो आज के टाइम में तो बहुत अच्छा ही है भारत में साइक्लोन के लिए जो बेटा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है। किसी बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसको जरूर पता होगा कि अब की बार के जो अखबारों में भी बड़ी प्रेज आ रखी थी ना कि भारत का जो डिजास्टर है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और उसने बहुत अच्छा कार्य किया कि जान की तो हानि नहीं हो पाई। और एक लाइन आती बेटा, यूएसए इज सुपर पावर इवन देन ही कांट कंट्रोल साइक्लोन, को भाई यूएसए एक सुपर पावर है पर इवन देन वो साइक्लोन पे आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है, भाई वो साइक्लोन को बनने से रोक दे, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। आज तक कोई ऐसी टेक्निक डेवलप नहीं हुई कि आप ये कह दो कि भाई इस तरीके से साइक्लोन को बनने ही नहीं दूंगा, साइक्लोन को मैं होने ही नहीं दूंगा। और नुकसान तो देखो ठीक है, जान का नुकसान नहीं होगा आप अगर आप उसकी पहले ही प्रिडिक्शन कर रहे हो,
पर इकोनॉमिक लॉस से तो आप मना नहीं कर सकते ना। वो तो बस यूँ है कि जिस एरिया में फ्रीक्वेंट आ रहे हैं कि आप वहाँ पर नहीं बनाओ, इस तरीके से। और थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, वैसे तो ऐसी स्टोरियाँ गूगल पे भी मिल जाती हैं, अगर तुम अपना ये साइक्लोन सर्च करो कि पहले के टाइम में, आई थिंक उस बुक में लिख रखा था 1990 या 95 की बात थी बेटा, 1990 के दशक की। एक सीएम ने तो ऐसे कहा था कि ऐसे भगवान हम पे रुष्ट हो गए क्योंकि 1 महीने में 2 बार साइक्लोन आ गए थे। तो उस टाइम पे भारत में नहीं थी इतनी प्रिडिक्शन की एबिलिटी, और मतलब तब जान-माल का भी बहुत नुकसान हुआ था। तो कहने का मतलब मैं इस लाइन से तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि साइक्लोन को हम बनने से नहीं रोक सकते, ऐसी कोई टेक्निक है नहीं। मतलब ये जो मैंने सीएम की तुम्हें कोट्स बताई या यूएसए की बताई, उससे बस मैं तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ, अगर आपका कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर पॉसिबिलिटी कम ही है, और आएँगे ही इसलिए ट्रॉपिकल एरिया में भी सब बच्चे समझ गए ना क्यों आएँगे ज़्यादा। क्योंकि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है कि उसमें पानी का तापमान भई इतना हो जाए। पोलर में इसलिए नहीं आएँगे बच्चों, वहाँ पर तापमान उतना नहीं चढ़ पाएगा, और बिल्कुल इक्वेटर पे, बिल्कुल भूमध्य रेखा पे भी नहीं आएँगे क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फ़ोर्स नहीं है। तो ये 2 चीज़ें बच्चों को याद रखने की हैं। और टेम्परेट क्षेत्र में भी आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि टेम्परेट क्षेत्र में नहीं आते। टेम्परेट का मतलब समझ रहे हो ना? भई जो क्षेत्र हम 30 से 60 डिग्री पे मानते हैं उसको हम टेम्परेट मानते हैं, पर वो उतने इंटेंस नहीं होते जितने ट्रॉपिकल के होते हैं। मतलब उनमें इतनी मारक क्षमता नहीं है, वो इतनी उनमें जो क्लाउड बनेंगे इतने इतने हाई टावरिंग क्लाउड नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं ये लाइन तुम्हें कहना चाह रही हूँ। पर ऐसा ना समझे कि टेम्परेट में बिल्कुल नहीं आते, टेम्परेट में आते हैं पर ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा आते हैं। ये मैं बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब बताओ, एक तो कल से करवाऊँगी मैं। अब किसी बच्चे को इसमें कुछ ना समझ आया हो या अभी तक पढ़ा हो उसमें मुझे बता दो। और अब असाइनमेंट के भी किसी बच्चे ने देखा है पिछले साल का पेपर डिस्टेंस वालों का? नहीं मैडम। पूछो बेटे। बेटा हम हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, हम हिंद महासागर के तटों, मैं तुम्हें यही बात तो बताना चाह रही थी। जैसे कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे साइक्लोन आते हैं, हम महासागर के तट की बात करेंगे, हम अपने कॉन्टिनेंट या अपने देश की बात नहीं करेंगे बेटा। मैं ये वाली लाइन तुम्हें बताना चाह रही थी। और इसलिए मैंने कहा था कि औरों का तो, महासागरों का तो हमें पता ही चल जाता है, जो तट जिस तरफ फेस करता है हम उसको वो मान लेते हैं। और क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर के केस में रहता है ना कंफ्यूजन, कि हमें लगता है कि है तो पश्चिमी तट मतलब पूर्वी हिस्से में, और ऐसे ऐसे मुझे तो बहुत रहता है कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट, चाइना वाले कोस्ट को आप पश्चिमी तट क्यों बोल रहे हो? महासागर के देखोगे किसी भी, ये ज्योग्राफी में आता है बेटा, एक किसी भी लेक महासागर कोई भी है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ मुंह कर लो, और जो तुम्हारे लेफ्ट में होगा वो उसका पश्चिमी तट होगा, और जो तुम्हारे राइट हैंड की तरफ होगा वो उसका पूर्वी तट होगा। ये एक जनरल रूल है, किसी भी लेक पे या किसी किसी भी वाटर बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं। नॉर्थ की तरफ फेस करके और हैंड से देखा जाता है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू वेस्ट। ठीक है, तो महासागर के तट को आपको देखना है। अब हाँ बेटे। बेटा पता है मेरे को तो, जैसे कि मैं आपको एक बार कंसल्ट कर लेती हूँ सर से, जिन सर ने जैसे मेरे को कहा था भी मैडम आपको ये डिजास्टर की क्लासेस लेनी है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। ये आपने सही अच्छा आइडिया दिया। मैं तो बस तुम्हें ये बता सकती हूँ कि अगर तुम मान लो कि ऐसा कुछ आ जाए कि सर ये कह रहे हैं भी ठीक है, एक बच्चा अपनी तरफ से 2 टॉपिक पे असाइनमेंट बना दे, तो मोस्ट लाइकली ऐसे टॉपिक पे बनाना जो पिछले साल के पेपर में ना आए हों, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन सेटर जो होता है, पेपर सेटर टीचर जो भी बनाएगा वो यही मान के चल रहा होता है कि पिछले वाले तो क्वेश्चन ना ही दूं। ठीक है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है वही क्वेश्चन रिपीट करने की। तो तुम असाइनमेंट बनाओ तो कम से कम बेटा तुम्हारे टॉपिक तो तैयार हो जाए, इस तरीके से बनाना। और एक मैं ये बता सकती हूँ
भाई जो मुझे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे, जैसे तुम्हारी 3rd यूनिट है बेटा, 3rd यूनिट में तुम्हारे अर्थक्वेक, वोल्केनो है और साथ में वो यूनाइटेड नेशंस वाले टॉपिक है। तो अगर कोई बच्चा अर्थक्वेक, वोल्केनो वो समझने के टॉपिक है, अगर उनको समझ जाता है और थोड़ा बहुत चलो उसमें वोल्केनो में कोई लैंड फॉर्म है याद करने की, वो कर ली, तो उस यूनाइटेड नेशंस वाले को आप रहने भी दे सकते हो, बस उसकी एक हल्की सी रीडिंग ले लो, क्योंकि वो ज्यादा ऐसे बिल्कुल रट्टा मारने की चीजें हैं। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कुछ किया है या जो भी उनके डिजास्टर के लिए फ्रेमवर्क है, वो थोड़ा बिल्कुल रट्टाफिकेशन चल रहा होता है उसमें। तो मैं एक ये सलाह तो देखो तुम लोगों को दे सकती हूँ भाई, 3rd यूनिट के रिगार्डिंग कि तुम वो अच्छे से कर लो। उसमें तो 2 नंबर का ही आएगा, फिर वो भी आएगा नहीं, पता नहीं जो होता है। साइक्लोन पर बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर आसानी से पूछ सकते हैं पूछने वाले, और फिर ये कि भाई क्या कुछ ये डिजास्टर इम्पैक्ट रहता है इसका और क्या स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी तो जैसे मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताई है, मेरे को लग रहा है कि बच्चे अब तो समझ ही गए होंगे कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में बेटा, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, वनस्पति की बात कर रहे थे ना, भाई जो कोस्टल एरिया में जो इरोजन जब चल रहा था, तो सेम चीज यही है बेटा कि अगर हमने मान लो ये लगा रखे हैं, सुंदरवन लगा रखे हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये साइक्लोन जब आता है तो उसकी विंड की स्पीड को कम कर देते हैं, मतलब आपकी लोकेलिटी तक कहीं ना कहीं कम ही पहुंचती है। ये बहुत अच्छा साइक्लोन के केस में, अगर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में तुम मैंग्रोव फॉरेस्ट का रोल लिख के आते हो तो एक अच्छा पॉइंट है, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि जो वेजिटेशन वहां पर है वो विंड ब्रेक का काम करती है, वो जो मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है वो विंड ब्रेक का काम करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने वो बहुत डिटेल में नहीं बताई, ये सोच के कि बच्चे कर ही लेंगे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर। और कंट्रोल तो बेटा इसमें कुछ है नहीं, हम ऐसे कोई कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, बस ये है कि हमें पता है इस एरिया में आते हैं तो वहां पर भाई आप अपना अपना कैनाल सिस्टम अच्छा कर लो, पहले ही उस एरिया में नहीं हमें पता चल रहा है तो उस एरिया में नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल एरिया नहीं बनाना चाहिए, ये सब नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में चले जाएंगे और लोगों को अवेयर करने का। ठीक है, अब बच्चों कल जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ बोलो। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं सर से बात कर लूंगी कल, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोगों की जो और क्लासेस होती हैं बेटा, जो टाइम टेबल में दे रखा उसी पे चल रही होती हैं या टीचर जैसे अलग टाइम स्लॉट पे भी ले रहे हैं क्लासेस आपकी? कर लेंगे मैडम 2 सर। तो फिर आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म करते हैं, जैसे मान लो अगर 1% मुझे कल, मैं तो ऐसे लूंगी कल, मैं 7 से 8 ही लूंगी, 1% मुझे कोई इमरजेंसी आ जाए तो आज ही बता देते हैं या तुम्हें फिर कैसे मैसेज कन्वे करते हैं बेटा, मेरे को ये पूछना था। व्हाट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं मैडम। अच्छा अच्छा सर, ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सर ने ज्वाइन कर रखा होगा। ओके यस ओके, अच्छा बच्चों, अच्छा फिर तो ठीक है बच्चों, फिर तो ये चीज तो वैसे मेरे को यूँ ही पूछना था कि किसी दिन अगर मान लो इमरजेंसी हो जाए तो बच्चों को इन्फॉर्म कैसे कर रहे हैं। और आई थिंक आज तो बेटा हर एक बच्चे को नोट्स खुल गए होंगे, आज कोई दिक्कत नहीं हुई होगी नोट्स ओपन होने में, आज तो हाँ जी सबके खुल गए ना जो मैंने लिंक डाला था आज नोट्स का। हाँ जी मैडम। हाँ, क्योंकि मैंने देखा बेटा उस पर रेस्ट्रिक्टेड आ रखा था कि कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर सकते थे, और इसको तुम हिंदी मान लो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आजकल तो गूगल से या चैट जीपीटी से, जैसे भी तुम करना चाहो, वरना तो ठीक ठाक ही लैंग्वेज, इतनी मुश्किल तो नहीं है। ये नोट्स मैंने ही बना रखे हैं क्योंकि पहले हम एमएससी को पढ़ाते थे, रेगुलर एमएससी को, तो उसमें ये पेपर था, अब एनईपी में नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो एनईपी लागू नहीं है ना बच्चों, तुम तो पुराना सिलेबस पढ़ रहे हो, पर यस जो यस रेगुलर मैडम। बच्चे हैं वो एनईपी के अंडर हैं, तो वो बेटा अब नहीं पढ़ रहे होते ये वाली चीज। अब मैं ऐसे कह रही हूँ तुम्हें, मैं एक छोटी सी तुम्हें हल्का सा होमवर्क देना चाह रही हूँ।
भाई हाँ तुम्हें जी टाइम मैडम मिले तो कर बोलिए। लेना, मैं ऐसा यूं तुम्हें कह नहीं रही, सबके हाथ में फोन रहता है। बच्चों सुनामी आई थी, ठीक है, भारत ये हिंद महासागर यस में ही आई थी बच्चों, यस ठीक है। मैडम। पता नहीं उस टाइम पे तुम बोर्न हुए थे नहीं हुए थे, तो मुझे ईयर फाइंड आउट करके आओगी बेटा, आज तक की दो मतलब 2004 में मैडम। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 2004 में आई थी और हिंद महासागर में आई थी बेटा, और मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे सुनामी में। हाँ जी पर मैडम। उसमें एक स्टोरी आती है कि ना एक लड़की ने, एक ब्रिटिश लड़की थी यस और 9-10 साल यस की, मैडम, उस और हेल्प उसने की थी वो जाने बहुत बचाई सारी। थी। मतलब उस ब्रिटेन की जो स्कूलिंग एजुकेशन है और हमारी जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसमें मतलब वो प्रैक्टिकल उन्होंने था। तो अगर कोई बच्चा वो पढ़ के आए सुनामी से रिलेटेड कि उस लड़की को कैसे पता चला कि सुनामी आने वाली है, ठीक है, अगर तुम्हें टाइम लगे तो कर लेना, वरना मैं ऐसे कोई ये नहीं कह रही बच्चा तुम्हें करना ही है। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है भाई, तुम्हें भी हमेशा याद रह जाए। और वो मैं तो तुम्हें बताऊंगी, जैसे मैंने साइक्लोन की बताई कि जब आई गुजरेगी, मान लो कि हम तो तटीय क्षेत्र में रहते नहीं, तो साइक्लोन की जब आई हमारे ऊपर से गुजरेगी बेटा, उस टाइम पे हमें बिल्कुल साफ तो आसमान दिखेगा। वरना अगर टावरिंग क्लाउड है, मतलब कि अगर बरसात आएगी तो हमें ग्रे कलर के क्लाउड नजर आते हैं ना, पर जब आई गुजर रही होगी तो हमें बिल्कुल साफ आसमान, उस टाइम पे ना तेज हवाएं चलेगी और ना ही बच्चों बरसात हो रही होगी। तो ऐसा नहीं समझना कि हाँ साइक्लोन गुजर गया, नहीं, अब इसकी आई हमारे ऊपर से पास हो रही है और उसके बाद उसका जो पिछला हिस्सा है साइक्लोन का वो भी आ रहा है। ये मतलब एक प्रैक्टिकल चीज मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। तटीय क्षेत्र में अगर, उनको तो पता ही होगा शायद, तटीय इलाकों के लोगों को तो, जो बेटा इन चीजों को सहन कर रहे होते हैं, उनको तो ये चीजें पता ही चलती है। और कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं कि आप साइक्लोन बनने से रोक दो, ये भी हर एक बच्चे को होना चाहिए। और आई थिंक जिस बच्चे को ईस्टर्न वेस्टर्न का था बेटा वो थोड़ा देख सकता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी से टॉपिक ज्यादा रिलेटेड है, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मेरे से वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बेटा इतना ही, और आई होप तुम पढ़ रहे होगे, अगर कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। कल मिलते हैं बेटा, और कल मैं तुम्हें सुनामी करवाऊंगी और अर्थक्वेक से रिलेटेड भी कुछ बेसिक बताना चाहूंगी। ठीक है बच्चों, ओके मैडम। स्टे हेल्थी स्टे सेफ। ओके बेटा, ओके ठीक है, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। थैंक यू मैम। ओके बेटा।